हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जो गलतियां मैंने करी है सेकंड थर्ड ईयर में, जो जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें मैंने जो जो गलतियां करी है मैं वो आपको बताऊंगा। और उनसे मैंने क्या क्या सीखा, उनको मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, अपने एंड से सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि वो आपको समझ में आए और आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाए अच्छे से। तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी रहेगी। और अगर आप पूरा देखते हैं इसको तो आपको जरूर ये हेल्पफुल रहने वाली है। आई गारंटी दिस। सो प्लीज वॉच इट कम्प्लीटली। इस पहला पॉइंट ये है कि वी डोंट हैव टू स्टार्ट एनी रैंडम प्रोजेक्ट दैट फैसिनेट्स अस। तो बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने सारे क्लब्स में ट्राई किया कि ये वाले क्लब में चला जाता हूँ, वो क्लब में चला जाता हूँ। बट मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिनेट क्या किया था कि जीएस मोटर्स क्लब है हमारे कॉलेज का, जिसमें हम रेसिंग कार्स बनाते हैं। सुपरा में जाते हैं, फिर फॉर्मूला भारत इवेंट में जाते हैं और फिर उसको चलाते हैं, एक्सीलरेशन टेस्ट वगैरह ये सब। तो मेरे को वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि मेरे को लगा इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा मैं कि कार कैसे बन रही है, टायर वायर सब पूरा मैकेनिकल काम। बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाएगा, रात रात भर काम करेंगे ये वो। और मज़ा मेरे को आया भी, बट वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं रहा क्योंकि वो काम मोस्टली मैकेनिकल वाले लोग करते हैं। और मेरे को 2 साल मैंने उसमें दिए, बट उतना मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं निकला वो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मेरी फील्ड में मेरे को यूज़ हो रहा है अभी। तो उसकी वजह से ना मेरे को एक सेमेस्टर में मेरी सीजी भी बहुत कम आ गई थी, 6 सीजी आ गई थी। उसकी वजह से मेरी ओवरऑल सीजी डिक्रीज हो गई, वरना मेरी सीजी काफ़ी ठीक चल रही थी, डिसेंट। तो आप अगर किसी नए प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं तो आप जरूर ये देखें कि वो आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है या नहीं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये गलती करी है तो मैंने आपको ये बता दिया। तो गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि जब मैंने ना सेकंड प्रोजेक्ट अपना बनाया था लाइन फॉलोअर बॉट, तो उस पर मैंने क्या किया था, सारा कोड मैंने एक लाइन से लिखा था, मतलब 600 लाइन का कोड लिख दिया था। और मतलब मेरे टीममेट्स के साथ करा था मैंने, वो मैंने अकेले नहीं किया था। बट मैंने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग नहीं करी। मैं आपको एक बार मैं आपको स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। अब जैसे ये मेरा कोड है पूरा, ये मेरा प्रोजेक्ट है लाइन फॉलोअर बॉट। और इसमें ना देखो मैंने कितना बड़ा कोड लिखा है। मतलब हमने लिखा है कि हमारा ग्रुप था ना पूरा, तो और भी लोग थे कोडिंग में। तो ये देखो 683 लाइन का कोड है ना। अब इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, जो ओपन सीवी वाला काम है ये वो है। और इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस भी लिखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ट्राई पाथ, डिफरेंट पाथ ट्राई करेगा बॉट, गेट ऑप्शन, फॉलो लाइन, और भी मतलब सारे फंक्शन एक में ही डाल दिए थे। तो इससे दिक्कत क्या आ रही थी कि कोई भी फंक्शन गड़बड़ कर रहा है तो पूरा कोड बंद हो गया। और इसकी वजह से ना हमारा फाइनल में बॉट भी रन नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी रन नहीं कर पाया था। तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा था हमको। बट हमारा ये फर्स्ट टाइम था। थोड़ा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत चल रहा था बॉट, उसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मली बस इतना थोड़ा बहुत लाइन फॉलो वगैरह तो कर रहा था। बट जो हमारी कोडिंग स्टाइल थी वो बहुत ही बेकार थी। तो बाद में मैंने इसको ठीक किया। तो जैसे मेरे फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनमें दिखाता हूँ आपको मैंने इसको कैसे करेक्ट किया है। तो जैसे मैं आपको बाकी रिपॉजिटरीज दिखाता हूँ। अभी मैं अ, एक एआई जिम ट्रेनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें मैंने क्या किया है, हर फाइल का अलग काम है ना। तो जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे अलग हैं, हर मॉड्यूल अपना अलग काम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो गाइस थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे को नहीं पता था और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखा है। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो हम प्रोजेक्ट बनाते टाइम फॉलो करते हैं। उससे प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये मोस्टली मैं कोडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि जब हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके के फंक्शन डालते हैं कि ये मॉड्यूल ये भी करेगा, ये वो भी करेगा। तो हमारा जो लेवल है उस लेवल पे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम मल्टीपल टास्किंग मॉड्यूल्स बनाएं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हमने ये तो कर दिया था कि हमने चीज़ें को डिवाइड कर दिया था कि ये वाला मॉड्यूल ये वाला काम करेगा, ये वाला मॉड्यूल ये वाला काम करेगा। बट ये नई चीज़ जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसका काम ये है कि हम हर चीज़ के लिए एक अलग फाइल बना रहे हैं कि पर्टिकुलर काम यही फाइल करेगी, और जो भी गड़बड़ होगी, जो भी हमें इंप्रूवमेंट करना होगा वो हम पर्टिकुलर इसी फाइल में करेंगे। तो क्या होता है कि जब हमको कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा कोई भी प्रोजेक्ट में, तो हम जल्दी से जाके उस फाइल में इंप्रूवमेंट कर देंगे, बाकी हमारा कोडिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक रूल है, और ये भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट किया है। जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई किया है। जैसे ऑथ सिस्टम है ये, मतलब ये ऑथेंटिकेशन करेगा। तो इसका सिर्फ इतना सा काम है कि ये सिर्फ यूज़र आएगा तो वो ऑथेंटिकेट करेगा कि ये सही है यूज़र या नहीं। तो मतलब ये लॉग इन करके आ रहा है यूज़र, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गया। और वो क्रिएट यूज़र करना, मतलब उससे सेल्फ यूज़र नेम लेना, पासवर्ड लेना, और वो चेक करना कि वो कहीं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे तो नहीं जा रहा है। तो ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट जैसे ये संभाल रहा है, बाइसेप वाला पार्ट ये वाली फाइल संभाल रही है। अब जैसे मैंने चैट का एक नया फीचर लाया है कि हम उस पर एआई से चैट कर सकते हैं, वो वाला काम ये पूरा संभाल रहा है कि गेट हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री, सेव मैसेजेस। डेटाबेस का काम ये पूरी फाइल संभाल रही है। तो मेरे को कोई कोई भी चेंज करना पड़ेगा डेटाबेस में तो मैं आके यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करूँगा, मेरे को और पूरे कोड में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सारी फाइल्स अपना अपना काम कर रही है। वैलिडेटर्स है तो ये वैलिडेट करता है,
कि जो भी तुम डेटा एंटर कर रहे हो वो सही है या नहीं। स्कॉट लॉजिक, पुशअप लॉजिक, प्रोफाइल सिस्टम अपनी प्रोफाइल्स बनाने पर वाला काम करता है, प्रोफाइल्स को भेजता है वापस। हार्ट रेट प्रोवाइडर है, जेमिनी सर्विस है, ये जेमिनी को एपीआई को यूज़ करके हमने किया है। तो सारी चीज़ें हमने हर एक काम के लिए हर एक फाइल डेडिकेट कर रखी है। तो हमको अगर उस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना है तो हम उस फाइल को इंप्रूव कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं एसआरपी प्रिंसिपल। गाइस चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाते टाइम सीखा, वो है प्रॉम्प्ट लिखना। कि जब हमको क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको ना मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अब मेरे को वेब डेव नहीं आता है, तो अब मेरे को वेब डेव वाला कुछ पार्ट करना है, तो मेरे को उसमें एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैं उसमें एआई की हेल्प ले लूँ थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत मैं सीख लूँ। तो जब भी एआई कोड देगा तो मैं फाइनल उसमें एडिट्स अपने कर लूँगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करते टाइम भी हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको अगर कोड एआई से निकलवाना है, तो अगर हम नॉर्मल सी बातें हम एआई पे हम लिखेंगे कि या ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वो कोड इतना अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि एआई को ना बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट देना पड़ता है हमको। कि ये मतलब प्रॉपर उसको सब कुछ बताना होता है कि प्रॉम्प्ट में कि क्या करना है, कैसे करना है, इसमें मुझे क्या चाहिए, उसमें मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये बहुत ही क्लैरिटी वाला काम है। तो इसके लिए मैंने क्या एक हैक ढूंढा है, वो मैं जो अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने में ना हर बार मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है मेरे को ये काम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या दो मतलब चैटबॉट्स खोलता हूँ। पहला मैंने चैट जीपीटी खोल लिया और दूसरा मैंने जेमिनी खोल लिया। जेमिनी क्या है, मेरे को थोड़ा सा अच्छे कोड्स देता है, तो मैं चैट जीपीटी से क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट्स लिखवाता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को अपनी प्रॉपर सिचुएशन बताता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, तो वो मेरे को पूरा जो प्रॉम्प्ट देता है उसमें फिर मैं अपने फाइनल चेंजेस करता हूँ। उस प्रॉम्प्ट को जाके फिर मैं जेमिनी पे डालता हूँ। फिर वो मेरे को जो कोड देता है वो अगर मैं नॉर्मल सी बातें लिखूँ जेमिनी पे, वो जो कोड देता है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये काम कैसे होता है। अब हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो उसने कैसा किया है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें बताएंगे इसको। राइट प्रॉपर प्रॉम्प्ट दैट आई नीड टू पेस्ट ऑन जेमिनी, it will give code to me. So basically I want to make a rep counter using OpenCV and Gemini with angle measurement and showing proper reps on the screen, and size is size of screen appearing should be maintained. तो अभी हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिखेगा, देखते हैं क्या लिखता है ये। Writing, I want to build a real-time exercise rep counter using Python, OpenCV and pose landmark detection. Requirement, use computer vision and detect human body pose। तो ये सारी जो चीज़ें आप रीचेक कर सकते हैं और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो क्लियर तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं और फिर हम उसको देते हैं, तो इससे ना बहुत ही फाइन कोड, अभी जैसे इसमें समझ नहीं आएगा आपको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट जब आप सच में इसको यूज़ करोगे तो बहुत फाइन चीज़ जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको जब मिलेंगी, तब आपको समझ आएगी कि इस चीज़ की कितनी बड़ी मतलब चेंज ला सकता है। ये सिंपल सी चीज़ करके आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। एक बार फिर भी हम ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अब इसने देखना बिल्कुल ही वैसा बढ़िया सा किया है कि ये प्रॉपर स्क्रीन पर फिट हो रहा है और ऐप्स दिखा रहा है यहाँ से। तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाते हैं हम अच्छे से जब हम उसको बताते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो ये जो फाइन इंप्रूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं प्रोजेक्ट बनाते टाइम। तो ये आप जरूर इंप्लीमेंट करें, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा और इस बात को आप समझें। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो गाइज ये फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनको अच्छे से दिखाना चाहते हैं, तो आपको गिट बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। तो एक होता है गिटहब और एक होता है गिट। तो गिट को आपको अच्छे से सीखना है, तो गिटहब भी आपको समझ आ ही जाएगा। तो गिट क्या है, आपको लैपटॉप में जैसे अपन कोड मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब जाके सीखी हैं और अब मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। और एक मेरी बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक जो मैं बोलूँगा वो ये है कि मैंने सेकंड थर्ड ईयर में जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो मैंने गिट पे अपलोड ही नहीं किए। तो अब क्या होता है, जब मेरे को रिज्यूम बनाना पड़ता है तो मेरे को चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं कि मैं वो वाला कोड कहाँ चला गया, वो लैपटॉप में पड़ा है या नहीं, वो ढूंढना पड़ता है। वो जो मैंने फोटोज़ थी उसकी वो सारी कहाँ पर है। अगर हम उसको उसी टाइम जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको उसी टाइम हम गिट पे अपलोड करते रहें प्रॉपर तरीके से, तो जब भी हमको रिज्यूम बनाना होता है तो हमको उसको हम डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं और हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमें कभी भी कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है तो हमको गिट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि प्रोजेक्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। कि आपने बनाया है ये आपको पता है, बट सबको कैसे पता चलेगा? सबको पता चलेगा जब आप उसको बताओगे कि मैंने ये बनाया है और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको गिट यूज करना आना चाहिए। और गिट के बहुत सारे फीचर हैं जो आप सीख जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको सबसे पहले जाके क्या करना है, गिट को डाउनलोड करना है।
अपने लैपटॉप में, और सारी जो गिट की कमांड्स हैं वो खुद से करके देखनी है। आजकल वो आ गया है गिट हब डेस्कटॉप, उसमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ें मत करें क्योंकि उससे पता नहीं चलता है अपने को गिट में अंदर क्या हो रहा है। गिट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे फंडामेंटल्स में कवर करूंगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइस मैं सिक्स्थ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, और ये मेरी पता है गलती नहीं है, ये मैं हमेशा से करता था और ये मेरे को हमेशा से फायदा देता है। तो इसको मैं अपनी मिस्टेक नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरे में शुरू से आदत है। तो जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाता था ना, तो मैं उसके पीछे ना प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करता हूँ। और ये मैं आपको एक बार दिखा दूंगा अभी कंप्यूटर पे कि मैंने कैसे उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो गाइस ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना लाइन फॉलोअर बॉट, तो इसमें मैंने प्रोजेक्ट नोट्स बनाए थे। और इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ना मैंने कम से कम एक हफ्ते इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर उनके नोट्स बनाए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें ईएसपी का यूज़ था पहले, फिर मैंने ईएसपी की वो कैमरा वाली सारी लाइब्रेरीज को समझा और उनका बिल्कुल बेसिक में जाके डीप में जाके पूरा चैटबॉट से चैट जीपीटी से ये सारी रिसर्च करी है। और मतलब ये आप देख सकते हैं 102 पेज के नोट्स हैं। तो ये मैंने ना बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करी थी और इसके बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो ये बहुत पीआईडी कंट्रोल हो गया ये। और ये फिर कोड में जो लॉजिक्स हैं वो मैंने पढ़े हैं इसमें, मतलब सारा लिख के नोट्स बना के अच्छे से सब किया था। तो मैं इसका आपको फ़ायदा बताना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइज मैंने आपको जैसे दिखाया कि मैंने पूरा उसके ऊपर रिसर्च करा था जब भी मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने कम से कम जब भी कोई भी नई प्रॉब्लम आती थी तो उससे पहले मैं एक दिन या फिर जितना भी टाइम लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च में लगाता था कि इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकूं पहले। क्योंकि जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ पे कूद जाओगे ना बिना कुछ नॉलेज गेन करे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सीखने में रिसर्च करने में एक घंटा लगा रहा हूँ या फिर एक दिन लगा रहा हूँ, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, इससे अच्छा मैं प्रोजेक्ट बना लूँ। तो ये बहुत ही गलत सोच होती है। जब भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो और तुमको कोई चीज़ नहीं आती तो तुम उसको सीखने में जल्दी से जल्दी सीखने में उसको टाइम लगाओ, क्योंकि अगर तुम उसको सीखोगे थोड़ा सा तो जब उसको फिर बनाओगे तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है और मैंने आपको दिखाया कि मैंने उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम 102 पेज के नोट्स बनाए हैं। तो सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये सारी रिसर्च करी थी। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझ आती थी कि प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, और मैं उसमें मतलब प्रोजेक्ट में लीड कर पाता था क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी नॉलेज थी उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारा टाइम रिसर्च में देना है और उसको लिखना जरूर है। अगर आपने उस चीज़ों को लिखा नहीं ना तो आपको फ्यूचर में वो आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब आपने उसको लिख लिया तब आपको एक एक हिस्ट्री रहती है कि आपने ये किया था। तो जब आपको फ्यूचर में वो सारी चीज़ें करनी होंगी तो आप जल्दी से देख लोगे, तो आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। तो गाइस लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं मेरी कोई गलती नहीं है और जो मतलब मैं करता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपका भी हेल्प होगा। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को प्रोजेक्ट चूज करने की बारी होती है ना, और अगर वो मेरी फील्ड का प्रोजेक्ट है तो मैं उसको हार्ड रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस प्रोजेक्ट में मैं फंस जाऊंगा तो फिर क्या होगा, बेइज्जती होगी कि मैंने बना नहीं पाया, ये देखो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। जो जितना ज़्यादा हार्ड प्रोजेक्ट है मैं उस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उस प्रोजेक्ट में जो एक्सपीरियंस मिलता है जब हम उसमें जाके अटकते हैं, जब हम उनको सॉल्व करते हैं, तो उन चीज़ों से जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाए, कोडिंग के प्रोजेक्ट बनाए, तब मैं क्लास में जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को ना एक डर नहीं लगता कि हाँ ये प्रोजेक्ट तो मैं बना ही लूंगा जब मैंने इससे हार्ड प्रोजेक्ट बना रखा है। तब आपको क्या करना है अपनी फील्ड का, अगर आपके पास टाइम है तो आप हार्ड प्रोजेक्ट चुनें और अच्छा प्रोजेक्ट चुनें। बेसिक प्रोजेक्ट बनाने से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, अच्छे प्रोजेक्ट बनाने से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है अपना, और मज़ा भी आता है जब अपना प्रोजेक्ट बन जाता है। तो गाइस यही सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।